Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss MCQs of chapter number 12, IFRS 9. So MCQs number 1. For a debt investment to be held under amortized cost, it must pass two tests. One of these is contractual cash flow characteristic test, but is other which must be passed. तो वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कोस्ट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें इसको पूरी करना पड़ेंगी। एक चीज़ उसने खुद बता दी कि वो कंट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट उसमें वो पास करना पड़ेगा, और दूसरा वो पूछ रहा है क्या पास करना पड़ेगा, और दूसरा बिज़नेस मॉडल टेस्ट उसको पास करना पड़ेगा। बिज़नेस मॉडल टेस्ट में हम देखेंगे कि वो हमने इन्वेस्टमेंट को कैश कलेक्ट करने के लिए रखा है या बेचने के लिए, सेल करने के लिए रखा है। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं डेट इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कोस्ट पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहले का सी हो जाएगा कि बिज़नेस मॉडल टेस्ट। सेकेंड एमसीक्यूज, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट क्लासिफिकेशन फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिफ़ॉल्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो डिफ़ॉल्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कि फेयर वैल्यू थ्रो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस में एज अ फेयर वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। और हर साल उनकी रिवैल्यूएशन होती है, और जो भी गेन या लॉस आता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चला जाता है। दूसरे का ए हो जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज में वो कह रहा है डायमंड लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स ऑन 1 सितंबर 2014, मेकिंग द इलेक्शन टू यूज़ the alternative treatment under IFRS 9. The shares cost 35 each. उनकी cost 35 है। Transaction cost associated with the purchase worth 5,000। 5,000 जो है ना वो transaction cost है परचेज करते हुए। At 31 December 2014 the shares are trading at 45 each. तो शेयर जो 31 दिसंबर को 45 पे ट्रेड हो रहे हैं। व्हाट इज गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन दी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। वो कह रहा है 31 दिसंबर 2014 को किस अमाउंट से जो गेन है वो रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर को 10,000 शेयर से 10,000 शेयर 31 दिसंबर को 45 ईच पे ट्रेड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 450,000। इतने के शेयर्स इस वक्त उसके पास हैं, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000, 35 के उसने ख़रीदे थे, और साथ उसने 5,000 जो है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की थी स्टार्ट में, क्या देगा 35,500। तो गेन कितना आ गया, गेन आ गया 95,000, माइनस किया दोनों को, ठीक है। गेन आ गया 95,000। तो इसका एमसीक्यू नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर सी 95,000। आगे एमसीक्यू नंबर 4, Copper Limited has purchased an investment of 15,000 shares on 1st August 2016 at a cost of ₹65 each। 65 का उसने पर शेयर खरीदा है। Copper Limited intend to sell these shares in short term and are holding them for trading purpose। वो उसको बेचना चाह रहा है जल्दी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। Transaction cost on purchase was amounted to 15,000। At the year end 30 September 2016, these shares now worth 77.5 each. What is gain on this investment during the year ended 30 September 2016 and where in the financial statement will it be recognized। वो कह रहा है गेन होगा क्या और इसको रिकॉग्नाइज कहाँ पे करेंगे, यानी कंप्रिहेंसिव इनकम में करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में करेंगे, या किस में करेंगे, वो ये पूछ रहे हैं। और साथ पूछ रहे हैं गेन होगा कितना। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो चूँकि उसने ऊपर बता दिया शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए रखे, शॉर्ट टर्म के बाद शेयर सेल कर दिए जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट और लॉस में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा एट इस फेयर वैल्यू, ठीक है। और गेन फाइंड करने के लिए इसके लिए जो शुरू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की गई थी वो डायरेक्टली फेयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ठीक है। वो शेयर की अमाउंट में नहीं आएगी, शेयर की वैल्यूज़ में नहीं आएगी। तो ये शेयर्स कितने हैं, 15,000 शेयर उसने ख़रीदे हैं।
ठीक है, 15,000 शेयर उसने ख़रीदे हैं और जब उसने ख़रीदे हैं तो इनकी वैल्यू थी 65। इस वक्त इसकी वैल्यू है 77.5। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम इनकी कॉस्ट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्टार्ट पे लगी थी उसको इसकी कॉस्ट पे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट पर्पज़ के लिए हैं। तो यहाँ पे आएगा 975,000 यहाँ पे। तो गेन कितना आ गया 187,500। तो एमसी नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, जिसमें गेन ये है 187,500 और आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आगे एमसी नंबर 5। एमसी नंबर 5 में वो कह रहा है कि फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू एंड इंस्टेड एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो पूछ रहा है कि किस में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाती है इनिशियल कॉस्ट रैदर देन इंक्लूड इन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अभी पिछला एमसीक्यूज में हमने देखा था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि इनिशियल वैल्यू में नहीं आई थी, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो गई थी। तो वही जैसे पिछले एमसीक्यूज में था कि फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये पिछले एमसीक्यूज की तरह ही है, मतलब पिछले एमसीक्यूज में इसका कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। आगे एमसीक्यू नंबर 6, इफ़ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिबेंचर्स हाउ शुड दीज हैव बीन अकाउंटेड फॉर। वो कह रहा है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिबेंचर की जो प्रोसीड्स है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी डिबेंचर से जितना प्रॉफिट आ रहा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है एसएल परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच विल मैच्योर इन 5 years टाइम। एसएल इंटेंड्स टू होल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू मैच्योरिटी टू कलेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, उसको ये हेल्ड करना चाह रहा है, उसको बेचना नहीं चाह रहा, शॉर्ट पर्पज़ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहा वो, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाह रहा है। तो हाउ शुड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसएल। तो जब भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो अमोर्टाइज कॉस्ट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है एमसीक्यू नंबर 7 का, एज अ फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है वो शेयर्स खरीदे तो वो एसेट्स होंगे और उसको रिकॉर्ड करेगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करेगा शेयर्स, उसको हेल्ड करेगा ताकि उससे प्रॉफिट आए, डिविडेंड वगैरह आए, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। आगे एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में वो कह रहा है 5% डिबेंचर वाज इशूड ऑन 1 April 2010 एट लोकल फेस वैल्यू ऑफ 20 million। 1 April को उसने इशू किए डिबेंचर 20 million पे। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इशू वर 500,000। The debenture will be redeemed on 31 March 2013 at a substantial premium. The effective interest rate applicable is 10% per annum. At what amount will the debenture appear in statement of financial position as at 31 March 2012। वो कह रहा है 31 मार्च को किस वैल्यू पे जो डिबेंचर है वो आ रहे होंगे इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके लिए हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो टेबल होता है वो ड्रा कर लेते हैं। 1 मार्च 2010 जब उसने ख़रीदा शेयर्स को, उसके बाद अगला साल 31 मार्च, 1 अप्रैल था 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012। ठीक है, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट पेड, ठीक हो गया, और उसके बाद ये बैलेंस हो गया। तो 1 अप्रैल 2010 को कितना बैलेंस हो गया, उसने बताया कि 20 मिलियन के उसने ख़रीदे हैं। फर्स्ट लाइन में उसने कह दिया टोटल फेस वैल्यू ऑफ 20 मिलियन। ठीक है, और उसमें साथ ही डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगा था 500,000। तो 20 मिलियन से 500,000 हम माइनस कर देंगे, हम थाउजेंड्स में अगर करें तो 20,000
माइनस 500, बच गया 19,500। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया 1 अप्रैल को 19,500 का। ठीक हो गया। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना है उसने बता दिया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 1950। और डिबेंचर 5% पे इशू हुए हैं तो 5% इंटरेस्ट पे हो जाएगा, जो कि होगा 20 मिलियन का। क्योंकि जो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट पे होना होता है वो फेस वैल्यू पे ही होता है। ठीक है, 5% पे 1000 आ जाएगा। तो बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस आ जाएगा 20,450। ठीक हो गया। इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे और जो इंटरेस्ट पे हो गया वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% पे, तो आ जाएगा 2045। और जो इंटरेस्ट पे होना है वो दोबारा 20 मिलियन का 5%। और जो अब बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 21,495। ठीक हो गया। तो 31 मार्च 2012 को बैलेंस क्या आ गया 21,495, ऑप्शन नंबर डी। एमसी नंबर 8 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे एमसी नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एमसी नंबर 9 में वो कह रहा है हाउ डज IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर investment in equity instrument to be measured and accounted for in absence of any election at initial recognition। वो कह रहा है कि IFRS 9 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो क्या रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को कहाँ मेजर करना है और किस तरह मेजर करना है, किस तरह रिकॉर्ड करना है। यानी उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको फेयर वैल्यू विद चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, या जो फेयर वैल्यू विद चेंज गोइंग थ्रू कंप्रिहेंसिव इनकम में लेके जाना है, उसको रिकॉर्ड किस पे करना है। तो पहले एक चीज़ तो होती है कि वो कोई ना कोई इनिशियल रिकॉग्निशन कोई दे देता है। ठीक है, यानी अगर उसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ किया हुआ, लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करना है, तो फिर उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। उसको शॉर्ट टर्म के लिए परचेज़ किया, बेचने के लिए परचेज़ किया, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे वगैरह इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी उसका कोई शुरू में पता नहीं है कि किस तरह रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कोई इनिशियल रिकॉग्निशन उसने नहीं दी हुई, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते होते हैं फेयर वैल्यू विद चेंजेस गोज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और जो भी चेंजेस आती है, गेन या लॉस आता है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। तो इसका इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमसीक्यू नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2011 ऑक्सीजन लिमिटेड परचेज्ड a debt instrument for a fair value of 500,000. It had a principal amount of 550,000 and was due to mature in 5 years. 5 years में वो mature होनी है। प्रिंसिपल अमाउंट 550,000 है और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू उसकी है 500,000। ठीक हो गया। पूछ इसमें भी चले आगे पढ़ते पहले। द डेट इंस्ट्रूमेंट कैरीज फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 6% paid annually in arrears and has effective interest rate of 8%. It is held at amortized cost. At what amount will the debt instrument be shown in statement of financial position of Oxygen Limited at 31 December 2012? इसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले हमने किया है। वो पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2012 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो किस अमाउंट से आ रहा होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2011 को 2011 यहाँ पे आना होता है इंटरेस्ट, जो कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड हुआ है, पेड, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, 1 जनवरी 2011 को क्या बैलेंस है 500,000 जो कि फेयर वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद 31 दिसंबर 2011 और उसके बाद आएगा 31 दिसंबर 2012। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसने ऊपर बता दिया है
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसने ऊपर बता दिया 8%, ठीक है, थर्ड लाइन के लास्ट पे। तो 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा 40,000, ठीक है। इसके बाद जो इंटरेस्ट पे होना है वो उसने ऊपर बता दिया 6%, ठीक है। अब ये 6% कैलकुलेट किस पे करेंगे, ये हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे जो कि 550,000 है, ठीक है। 550,000 मल्टीप्लाई बाई 6%, ये आ गया 33,000। तो यहाँ से बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ वो ऐड और जो पे हुआ वो माइनस, बैलेंस आ जाएगा 507,000। इसमें फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे जो कि 8% है। 8% ऑफ 507,000 आ जाएगा 40,560। जो इंटरेस्ट पे होना है वो फिर सेम ही है 33,000। 6% ऑफ 550,000 और फिर बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और पेड जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देंगे, 514,560। तो ये उसने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो एमसीक्यू नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर IAS 32। वो कह रहे हैं IAS 32 में कौन सी नीचे से चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐड नहीं है। तो यहाँ पे जो उसने ऑप्शन दी हुई हैं वो एक तो शेयर ऑप्शन है, ठीक है। शेयर ऑप्शन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं जो कि एक राइट प्रोवाइड कर दें कि हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है, या दूसरे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एसेट्स जो हैं, ठीक है, जिससे भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो मेनली इनमें होता है कि जो एक राइट हमें प्रोवाइड करें कि हम कैश रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर ऑप्शन में जाहिर सी बात है हमें फाइनेंशियल एसेट है ये, इसका हमें फ़ायदा होगा। IAS 32 में इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही कहा गया है। सेकंड में इंटेंजिबल एसेट कह रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो हमें कोई राइट प्रोवाइड नहीं करते कि हमें फ्यूचर में कैश रिसीव हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा, और ये सॉरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा IAS 32 के तहत। तो 11 का हो जाएगा बी। आगे एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है, इन ऑर्डर टू होल्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट विच टू ऑफ फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड। ये एमसीक्यू नंबर 1 भी इसी तरह था, 1 था शायद, हाँ 1 ही था, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो कौन से दो टेस्ट अप्लाई होंगे। एक तो कंट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होगा, ये हमने पीछे देख लिया, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। और एक होगा बिजनेस मॉडल टेस्ट। तो 12 का हो गया बी प्लस डी। ये एमसीक्यू नंबर 1 भी इसी तरह था। आगे एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में वो कह रहा है, एनल इज़ अनसर्टेन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस फॉर विच ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट शुड प्रोफेशनल फीस नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट। वो कह रहा है कि जो एनएल है वो अनसर्टेन है कि किस तरह प्रोफेशनल फ़ीस को ट्रीट करे। आगे वो कह रहा है अगर किस तरह कौन सा मेथड यूज़ हो रहा हो तो फिर प्रोफेशनल फ़ीस को इनिशियल कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिट और लॉस में, तो फिर उसको हम प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे, उसको इनिशियल कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस तरह का एमसीक्यू भी पहले आया था, ठीक है। जब एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में हमने रिकॉर्ड किया था तो जो भी इनिशियल कॉस्ट ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी या जो इनिशियल कॉस्ट इस तरह की लग रही थी उसको हम डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरह का एमसीक्यू पहले भी आया था। 13 का हो जाएगा डी। आगे 14 में वो कह रहा है, आयरन लिमिटेड हैज़ 5% ₹30 million redeemable preference share in issue which will be redeemed in 5 years time. How should the preference share capital and preference dividend be presented in financial statement of Iron Limited? वो कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर उसने ऊपर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बता दिए जो कि 5% 30 मिलियन है 5% पे, जो कि रिडीम्ड इन 5 years टाइम है। आगे पूछता है, हाउ शुड दिस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आयरन लिमिटेड। अब वो कह रहा है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसने इशू किया है उसके लिए ये एक लायबिलिटी होगी, ठीक है।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो उसके लिए वो एक लाइबिलिटी होगी, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको वो रिकॉर्ड करेगा सिंपली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, तो ये उसने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, 14 का हो जाएगा डी, जिसमें वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अ लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, और प्रेफरेंस डिविडेंड को उसने रिकॉर्ड करना है इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक हो गया। आगे एमसी नंबर 15, एमसी नंबर 15 में वो कह रहा है कि मर्करी लिमिटेड परचेज्ड 1 मिलियन शेयर्स इन जुपिटर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी for ₹40 million on 1st January 2017. By the year end 31 December 2017, the fair value of Jupiter Limited share has moved to ₹48. If Mercury Limited were to dispose of shares, broker fees of 500,000 would be incurred. What is correct treatment for shares at year end? ठीक है, वो कह रहा है कि जो शेयर्स है उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी। उसने ऊपर क्या क्या बता दिया कि उसने 1 मिलियन के परचेज़ किए हैं। ठीक है, 1 मिलियन शेयर्स परचेज़ किए हैं 40 मिलियन के। बाय द ईयर एंड 31 फेयर वैल्यू जो है 48 हो गई है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने डिस्पोज करने हो, ब्रोकर फीस उसको 500,000 इनकर करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है होल्ड शेयर्स इन इन्वेस्टमेंट एट 47,500 ₹7.5 million gain being taken to statement of profit or loss। पहले में वो कह रहा है कि वो 47.5 मिलियन पे रिकॉर्ड करे, और जो 7.5 मिलियन गेन है उसको प्रॉफिट और लॉस में ले जाए। तो ये तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। ये तब होता अगर ये जो 500 ब्रोकर फीस है 500,000 ये उसकी फेयर वैल्यू से माइनस हो रही होती। तो जाहिर सी बात है ये माइनस नहीं होगी। उसने ऊपर कहा दिया कि ये इफ़ ML वर टू डिस्पोज, अगर ये इसने बेचने के लिए लिए थे, तो जब बेचने के लिए लेते हैं तो फिर जो कॉस्ट है उसको 40,000 में हम ऐड कर रहे होंगे, 40 मिलियन में जो परचेज़ किया उसने जिसने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसमें कह रहा है होल्ड शेयर्स इन इन्वेस्टमेंट एट 48 मिलियन पे ही उसको रखे इन्वेस्टमेंट को, विद 8 मिलियन गेन बीइंग टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और फिर जो 8 मिलियन गेन है वो प्रॉफिट और लॉस में ले जाए। तो ये ठीक होगा। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले कुछ और दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी शेयर्स को हम बेचने के लिए ख़रीदें तो जो उस पर कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या जैसे यहाँ पे उसने बता दिया 500,000 ब्रोकर फीस, इसको डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। जब भी हम बेचने के लिए ख़रीदें तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे ही आ रही होती है। ठीक है, जब बेचने के लिए ख़रीदें, और अगर उसको होल्ड करने के लिए ख़रीदें, उसको रखने के लिए ख़रीदें, उसमें से हम डिविडेंड हासिल करना चाहें या उसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदें, तो फिर उसको हम उसकी इनिशियल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि उसने कहा कि उसने डिस्पोज करने के लिए ख़रीदे हैं, तो जब डिस्पोज करने के लिए ख़रीदेगा तो वो इनिशियल कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे बल्कि प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक है, 500,000 डायरेक्टली चला गया होगा। अब उसके बाद गेन कितना आएगा, 48 जितने के वो बेचेगा, फेयर वैल्यू है जितनी, और 40 मिलियन जितने के उसने ख़रीदे थे, इनका डिफरेंस। ठीक है, 48 माइनस 40, तो 8 मिलियन उसका गेन आ जाएगा। तो इस तरह MCQ नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को इस MCQ की अच्छी समझ लग गई होगी। ठीक है, आगे MCQ नंबर 16।